सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी रिद्धि होती है वो आर्य के करीब चली जाती है, जिससे आर्य रिद्धि को मना भी करती है, लेकिन रिद्धि नहीं मानती है। तो आर्य भी अपना कंट्रोल खो देती है और वो भी रिद्धि को किस करने लगती है। लेकिन किस करते हुए भी आर्य अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोती है। आर्य अपनी साइड पर लेटते हुए बोलती है, मिसेस कपूर, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस समय तुम क्या सोच रही हो। फिर आर्य ने रिद्धि को अपनी ओर खींचा, उसके सिर को थपथपाते हुए फिर से बोली, अब सो जाओ और फालतू की बातों को सोचना बंद करो। रिद्धि भी अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है, तुम कल सुबह से फिर बदल जाओगी ना आर्य। जिस पर आर्य उसे विश्वास दिलाती हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो रिद्धि बोलती, तुम झूठ बोल रही हो ना। तो आर्य कहती, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो रिद्धि झट से उठ के बैठ जाती है और बोलती है, फिर ये बताओ कि वो लड़की कौन थी जिसका कल फ़ोन आया था। तो आर्य अपने सर पर हाथ मारते हुए बोलती है, रिद्धि रात के 3 बज गए हैं, अब सो जाओ, मैं कल तुमसे इस बारे में बात करती हूँ। ये कहकर उसने उसे फिर से बेड पर लेटा दिया। रिद्धि आर्य की तरफ देखते हुए बोलती है, पिंकी प्रॉमिस। इस पर आर्य भी अपना सिर हिलाकर बोलती है, ओके आई प्रॉमिस। ये कहकर रिद्धि गुड नाइट बोलती है और आर्य भी उसे गुड नाइट बोलती है। उसके बाद से रिद्धि अपने मन में सोचने लगती है, मैं जानती हूँ आर्य कि हम दोनों का रिश्ता, दोनों में इतनी दूरियां क्यों हैं, क्यों तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती। लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। तुम हम दोनों को लेकर जो भी फैसला करोगी उसे बिना किसी हिचक के मान लूँगी। मैं तुम्हारे इस फैसले को भी स्वीकार करती हूँ। जब तक मेरी एमबीबीएस पूरी नहीं हो जाती या तुम खुद हम दोनों के बीच की दूरियों को नहीं मिटाना चाहती, तब तक मैं तुम्हें कभी भी हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स नहीं करूँगी। तुम मेरे पास हो और मेरे करीब हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके आगे ऐसे ही लगभग 1.5 साल बीत जाते हैं और आर्य और रिद्धि की शादी के लगभग 2 साल बीत चुके थे। उन दोनों के बीच सब कुछ तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ ठीक हो चुका था। उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन तो नहीं था, लेकिन वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। आर्य अभी भी अपनी उसी बात पर कायम थी कि वो अपना और रिद्धि का रिश्ता तब तक मुकम्मल नहीं करेगी जब तक कि रिद्धि की एमबीबीएस पूरी नहीं हो जाती है। रिद्धि उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। रिद्धि ने भी उसके इस फैसले को दिल से स्वीकार कर लिया था। अब उसने आर्य को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स करना छोड़ दिया था। लेकिन अब भी ऐसी कोई रात नहीं थी जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में न सोते हों। उन दोनों के बीच एक दूसरे को किस करने का प्रोग्राम तो वैसे ही चल रहा था जैसा कि उन दोनों के बीच में शुरू से था। वैसे तो इन 2 सालों में अक्सर ऐसा होता कि रिद्धि आर्य को खुद के करीब लाने की कोशिश करती और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती। लेकिन भाई हमारी आर्य आर्य है। रिद्धि चाहे कुछ भी कर ले, आर्य उसके करीब नहीं जाती थी, और जाती भी थी तो आगे बढ़ने से पहले उससे दूर हो जाती थी। अब रिद्धि के एमबीबीएस का फाइनल ईयर चल रहा था। अब वो मुंबई के एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। इसी बीच में कशिश का भी एक बेटा हो चुका था और रिद्धि की दी की सिद्धि के घर भी एक बेटी ने जन्म लिया था। रिद्धि और आर्य दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि उन दोनों के साथ अब और भी नए रिश्ते जुड़ गए थे। जब भी कशिश अपनी बेटी के साथ उनके घर आती तो दोनों सब कुछ भूलकर उस छोटे से बच्चे के साथ खेलते रहते थे। रिद्धि अक्सर आर्य से कहती थी कि हमारे भी बच्चे होंगे ना आर्य।
अ, मैंने अपने बच्चों का नाम सोच लिया है, मैं उनका नाम क्या रखूँगी? जिस पर आर्य उसके इस पागलपन पर सिर्फ़ मुस्कुरा कर रह जाती और सोचती, रिद्धि सच में कितनी मासूम है। जिन बच्चों के इस दुनिया में आने का भी कोई अता-पता भी नहीं है, उसने उसके नाम भी सोच लिया है। रिद्धि की बहन सिद्धि अपने पति राजेश और अपनी बेटी पूजा और अपने छोटे से बेटे के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी थी। इसलिए अब रिद्धि का उन सबसे मिल पाना कम हो गया था, पर अक्सर उसकी बात वीडियो कॉलिंग पर हो जाती थी। उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आने में अभी 4 महीने बाकी थे और रिद्धि ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि उसे आगे की पढ़ाई यानी पीजी किस कॉलेज से करनी है। या शायद डिसाइड भी कर लिया था, लेकिन अभी उसने आर्य को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जब भी आर्य उससे पूछती पढ़ाई के बारे में तो वो कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देती थी। इधर नेहा और ईशान की शादी रिद्धि के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने के बाद तय हो गई थी। सब कुछ खुशी-खुशी चल रहा था। रिद्धि और आर्य अक्सर लड़ाई करते थे, लेकिन अब उनकी लड़ाई प्यार वाली हुआ करती थी। आर्य रिद्धि को हमेशा छेड़ती थी और उसके साथ हमेशा शरारतें करती थी। रिद्धि उसको दिखाने के लिए चिढ़ जाया करती थी, जबकि असल में वो उसकी शरारतों को एंजॉय करती थी। एक सुबह अलार्म की आवाज़ से आर्य की नींद खुलती है। वो उठती है तो वो अपनी बाहों में सोती हुई रिद्धि को देखती है। वो सोती हुई बिल्कुल किसी मासूम सी प्यारी सी बच्ची की तरह लग रही थी। उसे इस तरह से देखकर आर्य को उस पर बेहद प्यार आता है, तो वो आगे बढ़ के उसके फोरहेड पर एक किस कर लेती है और हमारी सोती हुई रिद्धि के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। रिद्धि को स्माइल करता देखकर आर्य उसके पास बैठती है और उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाने लगती है। आर्य अपने मन में खुद से बोलती है, अच्छा हुआ रिद्धि जो मैंने हमारे रिश्ते को दूसरा चांस लेने के बारे में सोचा। अगर मैं उस वक्त दादाजी की बात नहीं मानती तो तुमसे दूर हो गई होती और तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया होता। जानती हो तुम, मैं तो इसके लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन शुक्र है दादाजी का और ईशान का, जिन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया कि तुम दूसरा मौका डिज़र्व करती हो और मुझे तुम्हें इस रिश्ते को एक मौका देना ज़रूरी है। ये सोचते आर्य फिर से अपने अतीत की यादों में खो जाती है। उस रात की बात है जब वो सारे लोग पिकनिक के लिए आर्य के फार्म हाउस गए थे। पिकनिक की रात पहली रात तो आर्य ने ड्रिंक कर ली थी। ये दूसरी रात की बात है जब सारे लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। जब सब लोग उठकर जाने लगे तो दादाजी ने आर्य को अकेले रूम में आने के लिए कहा, क्योंकि वो उससे कुछ बात करना चाहते थे। सब लोगों के अपने अपने रूम में जाने के बाद आर्य उनके रूम में गई और दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से दादाजी की आवाज़ आई, आर्य अंदर आ जाओ। आर्य अंदर आई तो उसने देखा वहाँ पर ईशान भी बैठा हुआ था। दादाजी और ईशान दोनों के फेस पर बहुत ज़्यादा ही गंभीरता नज़र आ रही थी। ईशान को इस तरह से वहाँ चुपचाप बैठा देखकर आर्य अपने मन में बोलती, ईशान यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी ने तो कहा था कि वो मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, तो फिर ये यहाँ क्यों है और इसे आज हुआ क्या है? ईशान तो कभी भी इतना गंभीर नहीं रहता, फिर ज़रूर कोई बड़ी बात है। कहीं इसने नेहा के साथ तो। आर्य अपने मन में यही सब सोच रही थी कि दादाजी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है। दादाजी बोलते, आर्य दरवाजे पर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? उनकी बात सुनकर आर्य हड़बड़ाते हुए अंदर आती है तो दादाजी बोलते हैं, आते हुए दरवाजे को अंदर से लॉक कर देना। जिस पर आर्य हैरानी से कहती है, जी? तो दादाजी, हाँ बरखुरदार, जो मैंने तुमसे कहा वही करो। आर्य ने यह सुनकर चुपचाप बिना किसी सवाल के डोर को लॉक किया और बोला, दादाजी आपने मुझे इस तरह से यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आज कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है? तो दादाजी बोलते हैं, हाँ बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन उससे पहले बैठ जाओ। और दादाजी ईशान की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, यहाँ बैठो।
आर्य जाकर चुपचाप ईशान के पास बैठ जाती है। अब दादाजी उन दोनों के सामने बैठे थे। आर्य बोलती है, दादाजी ऐसी क्या बात हो गई है जो आपको मुझसे इस तरह रात के 1 बजे बात करनी पड़ रही है? हम कल घर वापस जा रहे हैं, वहीं पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिद्धि के मॉम डैड, उसके जीजू, उसकी बहन भी है। जब आपने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था तो मैंने उन सब की नज़रों में एक सवाल सा देखा था, जैसा कि मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसके लिए आप मुझे यूँ बुला रहे हैं। दादाजी बोलते हैं, बड़ी चिंता है तुम्हें अपने ससुराल वालों की। जिस पर आर्य बोलती है, जी। तो दादाजी बोलते हैं, लेकिन उसकी ही चिंता नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें ये ससुराल मिला है। तो आर्य बोलती है, दादाजी आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आर्य, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और रिद्धि के बीच में क्या चल रहा है? दादाजी ने आर्य से सवाल करते हुए पूछा। और बोले, और ये सुनते ही आर्य की नज़रें सीधे जाके ज़मीन में गड़ जाती हैं और वो कुछ नहीं बोल पाती है। आर्य को कोई जवाब देता न देकर दादाजी बहुत तेज और सख्त आवाज़ में बोलते हैं, मैंने तुमसे कुछ पूछा है आर्य, जवाब दो मेरी बात का। जिस पर आर्य खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोलती है, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है दादाजी कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं आपकी बात का क्या जवाब दूँ? जिस पर दादाजी गुस्से से बोलते हैं, आर्य तुम इतनी नादान नहीं हो कि मेरे सवालों का मतलब समझ ना सको। अगर फिर भी तुम्हें मेरे सवाल नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से अपना सवाल दोहराता हूँ, तुम्हारे और रिद्धि के बीच में क्या चल रहा है? इस पर आर्य बोलती, कुछ नहीं दादाजी, उसके और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन आज अचानक इस तरह से आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर दादाजी दोबारा सवाल करते हुए पूछते हैं, पूरी ईमानदारी से जवाब दो। आर्य, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पर आर्य अपने फेस पर एक झूठी स्माइल लाकर उन्हें विश्वास दिलाते हुए बोलती है, हमारे बीच सब कुछ ठीक है दादाजी, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। आर्य के लिए वहाँ बैठकर दादाजी के सवालों का जवाब देना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दादाजी तो आज पूरी तरह से उसकी, हाँ, क्या बोलूँ, वाट लगाने पर तुले हुए थे। वो तो बस किसी तरह से वहाँ से भाग जाना चाहती थी। दादाजी बोलते हैं, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो आर्य। और ये बात दादाजी थोड़ी तेज और चिल्ला कर बोलते हैं, जिससे आर्य की आंखें बंद हो जाती हैं। दादाजी बोलते हैं, रिद्धि ने तुम्हें धोखा दिया है, क्या मैं सही हूँ? ये सुनते ही आर्य की आंखें खुल जाती है और हैरानी से दादाजी को देखने लगती हैं और अपने मन में बोलती है, दादाजी को ये सब किसने बताया? फिर उसने गुस्से से एक नज़र ईशान पे डाली तो वहाँ पर मासूम सा और गंभीर सा फेस लेकर बैठा हुआ था। आर्य को ईशान को घूरता पाकर दादाजी फिर से बोलते हैं, तुम उसे क्यों घूर रही हो आर्य? उसे इस तरह से देखने से कुछ नहीं होगा। उसने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सब कुछ छुपाओगी तो मुझे सच का पता नहीं चलेगा? लेकिन तुम भूल गई, मैं तुम्हारा दादा हूँ और अपने बच्चों की हर हरकत पे मेरी नज़र है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। आर्य हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है। तो दादाजी ने दोबारा उससे पूछा, रिद्धि के छोड़ो कि उसने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? आर्य चेहरे पर बिना किसी भाव लाए दादाजी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोलती है, डिवोर्स। आर्य की ये बात सुनते ही दादाजी का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर जाता है और वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोलते हैं, तो तुम्हें अपनी वाइफ से तलाक चाहिए? अब तुम वो करना चाहती हो जो अब तक हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। तुम अब इस घर की बहू को तलाक देना चाहती हो और मैं अभी तुम्हें एक थप्पड़ मारना चाहता हूँ, लेकिन देखो मैं किस तरह से खुद को कंट्रोल करके बैठा हूँ। आर्य ने दादाजी को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। वो अपने मन में बोलती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? दादाजी के सामने सच इस तरीके से आएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दादाजी फिर से बोलते हैं, तुम उसे छोड़ना चाहती हो वो तो सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें धोखा दिया।
सिर्फ इसलिए कि वो किसी से प्यार के झूठे नाटक में फंस चुकी थी, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने अच्छे बुरे का ख्याल नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसने तुमसे ज़्यादा किसी और की तवज्जो दी। तुम उसे तलाक देना चाहती हो, तुम उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहती हो। आर्य बोलती है, नहीं दादाजी, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। तो दादाजी बोलते हैं, तो तुम हमें बताओ कि बात क्या है जो तुम ये कदम उठाने पर मजबूर हो। आर्य बोलती, वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो दादाजी बोलते हैं, बताओ बताओ तो तुम सब कुछ, जब तुम्हारे पास कुछ बताने लायक होगा तब तो तुम कुछ बताओगी। तुम रिद्धि से अलग इसलिए होना चाहती हो क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उससे तुम्हारे अहम को ठेस पहुंची है। लेकिन क्या कभी तुमने खुद के बारे में कुछ सोचा है? तुम अपने बारे में क्या कहोगी? तुमने भी तो कभी हमारे साथ ये सब कुछ ऐसे ही किया था जैसे कि आज उसने तुम्हारे साथ किया है। तुम दोनों ने एक ही गलती की, लेकिन हमने तो कभी तुम्हें सज़ा देने के बारे में नहीं सोचा। तो तुम कौन होती हो उसे सज़ा देने वाली? तुम्हारी तो गलती उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। शुक्र मनाओ कि रिद्धि उसे सही फाइल न दे पाई और तुम्हें सही वक्त पर पता चल गया। लेकिन तुमने तो हमारी आंखों में इस तरह से धूल झोंकी थी कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चल पाया था, और तुमने ये सारी सही फाइलें उस जूही को दे दी थी। इस वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ था जानती हो या भूल गई? सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हम लोगों की कंपनी सड़क पे आ गई थी, और उस वक्त हमारी मदद के लिए कौन आगे आया था जानती हो? रिद्धि के पापा। मुसीबत के वक्त सिर्फ एक वही थे जो हमारे साथ खड़े थे, जिन्होंने हमारी डूबती हुई कंपनी को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचाने में हमारी पूरी मदद की थी। जिस वक्त हमारा कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था, उस वक्त उन्होंने हमारा साथ दिया। और आज तुम उनके एहसान का सिला उनकी बेटी को तलाक देकर देना चाहती हो, जबकि गलती तो तुम्हारी भी थी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उस वक्त हमारी जो भी हालत थी उसकी वजह तुम थी। तुम्हारी नादानियों की वजह से ही हमने इतनी बदनामी बर्दाश्त करनी पड़ी। ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी का तुम्हारे हाथ में दिया। क्या उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें इसीलिए दी ताकि तुम उनकी बेटी के साथ भी सफ़र में ये सफ़र छोड़ दो? दादाजी आर्य पर इसी तरह से चिल्लाए जा रहे थे, और आर्य चुपचाप अपनी नज़रें नीचे किए हुए उनकी बातें सुने जा रही थी। आर्य बोलती है, दादाजी, रिद्धि के पापा पहले से ही सब कुछ जानते थे। उन्होंने रिद्धि और कुणाल के बारे में मुझसे शादी से पहले ही सब बता दिया था, और उन्होंने रिद्धि की शादी मुझसे सिर्फ और सिर्फ कुणाल को बचाने के लिए की थी। जिस पर दादाजी बोलते, बस करो आर्य, जो बातें तुम मुझे आज बता रही हो ये मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि तुमसे बात करने से पहले उन्होंने मुझसे बात की थी। आर्य बोलती, इसका मतलब आपने रिद्धि के बारे में सब कुछ पहले से जानते थे? दादाजी बोलते, हाँ, लेकिन मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था कि तुम उसे उसकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दोगी। दादाजी की सारी बात सुनने के बाद आर्य बोलती है, दादाजी, मैं उसे कोई सज़ा नहीं दे रही हूँ, बल्कि मेरे साथ रहकर वो जो सज़ा भुगत रही है उससे आज़ाद करना चाहती हूँ। और सच तो ये है कि वो खुद भी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ कैपेटिबल नहीं है, और ना ही हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग है। ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें हम दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए ना कोई इज्जत हो और ना ही कोई प्यार। जिस पर दादाजी आर्य को डांटते हुए बोलते हैं, आर्य, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। तुम इस वक्त सिर्फ एक बेवकूफ़ इंसान की तरह बातें करते हुए लग रही हो। जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो लगा था कि उस हादसे के बाद तुम समझदार हो गई हो, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम अब भी वही बेवकूफ़ आर्य हो। आर्य हैरानी से दादाजी की तरफ देखने लगती है। तभी ईशान बीच में बोल पड़ता है, दादू, भाई गलत बोल रहे हैं। जितना मैं भाभी को जानता हूँ, भाभी इनके साथ रहना चाहती हैं।
लेकिन भाई भाभी के साथ नहीं रहना चाहती। जानते हो आप, जब भाई ने उनके घर जाने के लिए कहा था तो भाभी कितना रोई थी। वो घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, वो इनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें घर से भेज दिया। ये सुनते ही आर्य की आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है। आर्य उससे गुस्से से घूरते हुए अपने मन में बोलती है, ईशान, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। तुम मेरे भाई ना होकर उस रिद्धि के चमचे बने हुए हो। दादाजी बोलते हैं, आर्य, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। देखो, डिवोर्स किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है जिसे जब मर्जी जोड़ लिया और जब मर्जी तोड़ दिया। ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है जिससे अगर एक बार जोड़ लिया जाए तो इंसान अपनी आखिरी कोशिश तक उसे निभाने की कोशिश करता है। और एक तुम हो कि बिना कोई कोशिश के ये हार मान रही हो। अपने और रिद्धि के रिश्ते को एक मौका देकर देखो। मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गलती वो पहले ही कर चुकी है, अब उसे डिवोर्स देकर तुम दूसरी गलती मत करो। आर्य बोलती है, दादाजी लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं? दादाजी बोलते, आर्य, इस वक्त मुझे नहीं, खुद को समझाओ। मैं जानता हूँ कि तुम उसे कुणाल और जूही से बचाने के लिए खुद से दूर कर रही हो। तुम नहीं चाहती हो कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए या वो तुम्हारी वजह से अपने सपनों से दूर हो। लेकिन तुम यहाँ गलत हो। कभी तुम नहीं चाहती कि कोई भी उसे हार्म करे, लेकिन तुम उसे खुद से दूर करके उसकी मुश्किलों को आसान नहीं कर रही हो, बल्कि उसकी मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा रही हो। अगर तुम्हें उसकी मुश्किलें आसान करनी है तो अपना साथ दो उसे, उसके कदम से कदम मिलाकर चलो। वो जब भी लड़खड़ाए उसे संभालने के लिए हमेशा तैयार रहो। और जो तुम ये कह रही हो कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो ये सरासर गलत है। मैंने ऐसे ही धूप में ये बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है हमें ज़िंदगी का। चेहरे को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि इस इंसान के दिल में क्या है, और मैं तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें अभी तक अपने प्यार का कोई एहसास नहीं है। जानती हो मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए परवाह, उसके लिए तड़प देखी है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार कि अपनी नासमझी में आकर इस रिश्ते को अपने हाथों से बर्बाद मत करो। सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो। उसे थोड़ा सा वक्त दो, एक मौका दो। धीरे धीरे ही सही, पर कुछ कुछ तो पटरी पर आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादाजी ने कहा तो आर्य ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। थोड़ी देर के बाद दादाजी से बात करने के बाद आर्य देर रात को अपने रूम में आती है और चेंज करके बेड पर अपनी साइड जाकर लेट जाती है। तब उसने महसूस किया कि रिद्धि ने उसे पीछे से हक किया हुआ है, और रिद्धि ने अपने दिल की सारी बातें आर्य के सामने कह डाली। दादाजी और रिद्धि की बातों का असर आर्य पर कुछ ऐसा हुआ कि रिद्धि को खुद से दूर करने के लिए उसके पास जितनी भी वजह थी वो सब बेवजह साबित हो गई, और उसने रिद्धि से दूर जाने का फ़ैसला बदल लिया। उसने ये फ़ैसला लिया कि वह रिद्धि को और अपने रिश्ते को एक मौका ज़रूर देगी। वो आने वाले सारे खतरों से रिद्धि को अपने पास रखकर ही बचाएगी, और साथ ही साथ उसके सपने को भी अपने साथ रखकर ही पूरा करेगी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।